मैं उन्हें देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ, ये लोग हैं जो किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में देश के लिए काम कर रहे हैं, और ये हर समय इतने मुस्तैद हैं, हर समय ये इतने डेडिकेशन और लगन से कर रहे हैं। तो क्या मैं ये बन सकता हूँ? मतलब आप मानेंगे, उस समय शायद 7-8 साल का रहा होगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या अधिकारी होता है, क्या जवान होता है, बट एक वो चार्म था यूनिफॉर्म का, वो उन लोगों की सिंसियरिटी, डेडिकेशन, जो मेरे ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ गया था। अनगिनत कहानियों से घिरा है करगिल युद्ध। उस युद्ध में ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए जो कुर्बान भी हो गए, डिसेबल भी हो गए। अनगिनत कहानियां हैं, तो उनमें से एक कहानी है कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी की। घूमते घूमते जब हम करगिल हाउस पहुंचे तो इनका नाम पीछे कैसे छूट सकता था भला। तो इनके घर का पता लेते लेते हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं। आज इनके घर पे बैठे हैं और बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ जो हैं वो कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी ही अपने मुंह से बताएंगे, तो लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। पहले तो सर नमस्ते, पूरे देशवासियों की तरफ से आपको जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो सर आप अपनी फुल इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, मेरा नाम कैप्टन अखिलेश सक्सेना है, और आई थिंक जैसे आपके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा है, शायद देश के लिए कुछ करने की। मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में, छोटे से स्मॉल टाउन मुरादाबाद में था। मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी में नहीं था। अच्छा। बट शायद कुछ मूवी देख के, कुछ जवानों को देख के जो किसी एक हादसे की वजह से मुरादाबाद में बुलाए गए थे और वहाँ डिप्लॉयड थे, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम थोड़ा लड़ाई हुई थी, तो वो जवान थे। और जब भी हमारा घर उनके बहुत पास था, और जब भी मैं उन्हें देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ, ये लोग हैं जो किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में देश के लिए काम कर रहे हैं, और ये हर समय इतने मुस्तैद हैं, हर समय ये इतने डेडिकेशन और लगन से कर रहे हैं। तो क्या मैं ये बन सकता हूँ? मतलब आप मानेंगे, उस समय शायद 7-8 साल का रहा होगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या अधिकारी होता है, क्या जवान होता है, बट एक वो चार्म था यूनिफॉर्म का, वो उन लोगों की सिंसियरिटी, डेडिकेशन, जो मेरे ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ गया था। और मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। वो लोग भी टोटल सिविलियन बैकग्राउंड से, तो उन्हें कुछ पता नहीं था। तो बट उन्होंने कहा हम पता करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो पता चला कि एक सैनिक स्कूल होता है जिसमें एग्जाम बहुत टफ होता है, और शायद 15-20 हज़ार लोग देते, तो मुश्किल से 30-40 सीटें होती हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो बस मुझे था कि मुझे इसमें होना है किसी तरीके से, और शायद उससे मैंने काफ़ी पढ़ाई की, और मैं लकी था कि मैं सैनिक स्कूल में हुआ, और पूरा मैंने वहाँ से अपनी एजुकेशन सी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से। तो बचपन से आपको वो देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर कूट कूट के भर चुका था। करगिल का वो युद्ध जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, उस युद्ध का हिस्सा बने आप, तो वो मेमोरी आप बताएं, शेयर करें। मेरी नई नई शादी हुई थी, हमारी शादी हुई, और कितना टाइम हो गया था सर आपकी शादी को उस टाइम? जस्ट 1 महीना हुआ था। अच्छा, 1 महीना करगिल युद्ध से पहले? हाँ जी। ओके। तो वहाँ से हम लोग छुट्टी पे ही थे, हम लोग अपनी हनीमून के लिए गए थे, और अचानक मेरे यूनिट में से फ़ोन आता है कि कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है और आपको वापस यूनिट ज्वाइन करना है। तो मैंने वहाँ पे वापस यूनिट ज्वाइन किया। इनफैक्ट हमारे जो पैकिंग थी वो खुली भी नहीं थी हाउस की, हम मेस में ही रह रहे थे। जस्ट हमारा हाउस डन अप ही हो रहा था कि मुझे पता चला कि मेरी पोस्टिंग श्रीनगर, लेह लद्दाख इलाके में आ गई है, JNK में आ गई है। खैर उस समय तक ये कंफर्म नहीं था कि ये युद्ध है या ये कुछ लोग ऊपर चढ़ के बैठ गए। कुछ र्यूमर्स थी, बट पता नहीं था कि असलियत क्या है। तो शिखा को मैं देहरादून में छोड़ के उसके पेरेंट्स के पास, और मतलब हमने सोचा कि शायद हम जल्दी वापस मिलेंगे, और मैं आगे चला गया। लेकिन जब उस टाइम शायद आपने ये सोचा होगा कि ये छुटपुट सी हरकतें हैं, हाँ जी, पाकिस्तान की, तो आप जल्दी वापस आ जाएंगे। ओके। तो ये एक सोचा भी नहीं था कि इतना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो इतना धीरे धीरे जिसके राज खुलते जाएंगे और पता चलेगा। तो जब हम उस इलाके में पहुंचे, हमारी यूनिट को इमीडिएटली रातों रात मूव करने का मिला। इनफैक्ट उस समय हमारे कमांडिंग ऑफिसर छुट्टी पे थे, लेकिन इमीडिएटली हमें नाइट में था कि सुबह तक आपको दरास एरिया में पहुंचना है जहां पे कुछ प्रॉब्लम है, एनिमी का कुछ इंट्रूजन है, बट वी वर नॉट श्योर
कितना इंट्रूजन है, कितने लोग हैं, कहाँ बैठे, वी वर ऑल क्लूलेस एवरीवन, बिकॉज वो लोग विंटर में आके उन पीक्स पे बैठ गए थे। तो जब हम पहुंचे वहां पे, इनफैक्ट मैं आगे लीड कर रहा था अपनी रेजिमेंट को, मेरी जीप वहां पे जस्ट दराज में एंटर ही हो रही थी, सडनली बहुत बम्बार्डमेंट एंड इमीडिएटली डायरेक्ट फायर आने लगा। तो हम लोगों ने आड़ में जीप ली, तब जो वहां पे यूनिट थी उन्होंने बताया कि एनिमी बिल्कुल राइट ऑन टॉप बैठा है और ये टोलोलिंग की पहाड़ी है जो सबसे अंदर तक एनिमी घुस आया है, और वो पहाड़ी थी जो बिल्कुल NH1 के रोड पे थी, और उसकी वजह से जो सारा ट्रैफिक था NH1 का वो पूरा रुक गया था। आपको शायद पता होगा NH1 को नेक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी सारी सप्लाई लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर उसी रोड से होके निकलती है, और अगर कोई इस रोड को 5-6 महीने के लिए ब्लॉक कर दे तो विंटर में लेह लद्दाख और सियाचिन बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। अच्छा, ओके। तो जब हम पहुंचे, हमें पहला टास्क मिला कि ये टोलोलिंग है और इसके ऊपर 4-5 अटैक हो चुके हैं, हम अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, और क्योंकि लास्ट में तो जस्ट 300-400 बट वर्टिकल वॉल थी, तो जो 18 ग्रेडियस है जिससे पहले लॉन्च किया था, वो लोग बहुत वीरता से लड़े और वहां तक पहुंच गए थे, डिस्पाइट कि एनिमी ऊपर से लगातार बमबारी कर रहा था, उसने चारों तरफ माइंस बिठा दी थी, और हर जवान को अपने बैग के ऊपर 40-50 किलो लेके बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ना था, वो भी -सेंटीग्रेड में, जहां पे आपको सांस लेना भी मुश्किल था। तो ये एक तरह से हम कहते हैं कि जैसे इम्पॉसिबल बैटल थी जिसको जीतना। आपके साथ क्या हादसा हुआ उस टाइम? तो जब हम लोगों को पहला मिशन मिला टोलोलिंग का, तो आई थिंक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत निर्णायक मोड़ था। तो हम लोगों ने 12 जून को और अटैक लॉन्च किया। मैं आर्टिलरी ऑफिसर था, मैं इन्फेंट्री से आगे बढ़ रहा था, और साथ साथ मैं 150-120 जो बोफोर्स गन थी पूरे इलाके में फैली हुई थी, हमारी जो गन्स थी उनका फायर मैं एनी के ऊपर डायरेक्ट कर रहा था, जिससे जब हमारे कमांडोज ऊपर बढ़े तो वो लोग ऊपर बाहर ना निकल के आ पाए और उनके ऊपर लगातार डायरेक्ट बमबारी ना करें। फाइनली हम 2 दिन तक लगातार लड़े, बहुत भीषण लड़ाई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई थी ये कारगिल की। हमारे 5 लोग शहीद हुए, मेजर विवेक गुप्ता शहीद हुए, 8-9 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, जिन्हें गोली लगी थी या उनके एक अंग उन्हें अपना मतलब देश के लिए देना पड़ा था। बट फाइनली हमने 13 जून को विजय हासिल कर ली। अच्छा। फिर मैं सेकंड अटैक के लिए गया था हम के लिए। अच्छा। और जब हमें थर्ड अटैक था, आपने 3 अटैक में था मैं। अच्छा, आप 3 अटैक में थे। ये हम था जिसमें ये हम आपके था साथ सेकंड, कैजुअलिटी नहीं ये थर्ड अटैक था 3 पिंपल, जिसके लिए हम जब 3 पिंपल्स के अटैक के लिए गए, ओके, तो अगेन ये बहुत डिफिकल्ट अटैक था, और एनिमी बिल्कुल टॉप पे बैठा था और चारों तरफ से बिल्कुल स्टीप वॉल्स थी, तो बहुत डिफिकल्ट था ऊपर चढ़ना। और सबसे बड़ी बात हुई जब हम लोग हमारा जो फर्म एरिया होता है एनिमी को उसका पता चल गया था, तो जब बमबारी हम लोग अपना अटैक शुरू करने वाले थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बमबारी हुई कि हमारे काफ़ी लोग की जो शहादत थी वहीं पे हो गई। फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी और हमने कहा हम इस अटैक को पूरा करेंगे। हमने वो अटैक लॉन्च किया। दुश्मन को हमारा पता चल चुका था, बहुत भयंकर बमबारी गोलाबारी कंटिन्यूअस चल रही थी जब हम पहाड़ी के ऊपर मूव कर रहे थे, और जब हम बिल्कुल उसके पास पहुंचने वाले थे दुश्मन के पास, तो एनिमी का एक गोला आके मेरे हाथ पे लगा, और मेरे एक हाथ ये हाथ है, और एक हाथ का पूरा पार्ट निकल गया था। इस हाथ में लगा था, ये पूरा, ये प्लास्टिक सर्जरी है अभी। अच्छा, ये पूरा एक इसका एक पार्ट निकल गया था। ओके। लेकिन वो एक ऐसा पल था कि आप अपने ऊपर देखें या आप पूरे देश और यूनिट पे देखें, क्योंकि उस समय अगर मैं रुक जाता तो जो आर्टिलरी का फायर आ रहा था एनिमी के ऊपर वो भी रुक जाता, और उससे क्या होता कि एनिमी, जब हमारे सोल्जर ऊपर चढ़ रहे हैं, एनिमी बाहर आ जाता और उनके ऊपर गोलाबारी कर सकता था। तो मैं डिसाइडेड कि इस होने के बाद भी आई विल कंटिन्यू फाइटिंग। तो मैंने इसके ऊपर, हम फील्ड ड्रेसिंग कैरी करते हैं, हमने उसको बांधा, एंड आई कंटिन्यू द अटैक, बिकॉज वो बहुत जरूरी था उस समय, खाली मेरे लिए नहीं बट पूरे ट्रूप्स के लिए, पूरे देश के लिए। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हल्की सी पिन हमें चुभ जाती है, हल्की सी, तो हम बुखला जाते हैं, दर्द से कराने लगते हैं। दूसरी तरफ आपके हाथ का एक पार्ट चला जाता है इस युद्ध में, तो भी आपके अंदर इतना जज्बा पैदा हो जाता है कि नहीं, अब हमने दुश्मन को मार के ही सांस लेनी है और अपने लोगों को बचाना है। तो ऐसा इतना जज्बा, वही एक क्वेश्चन,
कहाँ से आ जाता है इतना? आई थिंक देश इसका के लिए। श्रेय मैं देश के लोगों को भी देना चाहूँगा। जी देखिए 2-3 सिचुएशन थी उसमें। पहली बात, हमारे कुछ साथियों की उस समय तक शहादत हो चुकी थी, तो हमें था कि हमें उनका बदला लेना है। दूसरा, इस देश की इंटीग्रिटी, इस देश की इज्जत, कोई हमारे घर में घुस के आ गया तो किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं तो भारत का जो नाम है, जो उसकी फौज आज की देश में सबसे अच्छी फौज मानी जाती है पूरी दुनिया में, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, उस नाम पे भी कलंक लग जाएगा। और तीसरा, उस देश के लोगों का प्यार। मैं आपको बताता हूँ, लोगों के बोरे भर भर के लेटर आते थे, राखियां आती थी, लोग खून से लिख के लेटर भेजते थे कि आप लोग अपना सब कुछ लगा के, अपनी फैमिली को छोड़ के हम लोगों के लिए वहां लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। देश से बहुत सारे लेटर्स आते थे, राखियाँ आती थी। क्या देश सिर्फ उसी टाइम याद करता था इन्हें? क्योंकि उनको क्या वो डर था कहीं ये हार जाए तो देश कहीं गुलाम ना हो जाए पाकिस्तान का? ये देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्या वो लोग जिन्होंने इनको राखियाँ भेजी उसके बाद भी क्या वो लोग याद करते हैं? ये मुझे तो नहीं पता, ये सब आपको पता होगा। सर, आपने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत सारी फाइट्स जो हैं वो आपने जीती, क्योंकि आपको हिंदुस्तान की इज़्ज़त और उनका जो आज के जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, जो आपको राखियाँ बेचते थे, आपको लेटर्स लिखते थे, वो आपको इमोशनल कर रहे थे कि आप लड़ो, हमें बचाओ। हमारी स्टोरी करने का यही मकसद है कि हम एक बार फिर से देश को हिलाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं। आप आज घरों में बैठे हुए हैं, आज आप सुकून से जी रहे हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, लेकिन क्या आप कभी हल्का सा एक छोटा सा कमेंट करने का टाइम है आप सबके पास? क्या ये स्टोरी जो है वो देश के बच्चे बच्चे तक पहुँचे? क्या उतना टाइम है आपके पास, या उसको भी आप सोचने में पल गवा देते हैं? तो हमारा भी दिल करता है कि हम इनकी स्टोरी घर घर तक पहुंचाएं, इनके किस्से जो हैं घर घर तक सुनने को मिले। आज की जो जनरेशन, जिन्होंने तो युद्ध के बारे में शायद उनको सुनाया भी नहीं जाता होगा, जो आज की जनरेशन है, उन तक तो ये कहानियाँ किस्से सुनने को मिले। तो सर, आते हैं फिर से आपकी फैमिली के ऊपर। 1 साल हो गया था कि 1 महीना शादी को, 1 महीने शादी के बाद, 1 जब महीने हम की लोग शादी के बाद जब ये युद्ध ख़त्म हुआ, आप घर आ गए सेफली तो नहीं, काफ़ी वो आप चीज़ बताइए कि कैसे घर पहुंचे, वो टाइम कैसा था आपके साथ? वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा था एक गोलियां लगी थी और मैं लड़ता रहा था, जब हमने विजय प्राप्त कर ली तो मेरे इतना खून बह गया था कि शायद मुझे लगा कि मैं वापस अपने जो मेरा प्लेस है जहाँ पे मेडिकल नीड मिल सकती है, हेल्प, वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो उसी अवस्था में इतनी गोली लगने के बाद इस हाथ को मैंने अपने सिर के ऊपर बांधा था जिससे खून कम बहे, और मैंने केवल अपने एक जवान को लिया। और फिर भी मेरे मन में एक ये निश्चय था कि मुझे अपने देश के लिए मरना नहीं है, मुझे दुश्मन को मारना है और मुझे देश के लिए जीना है और फिर लड़ना है, चाहे मैं इस अवतार में या किसी भी तरीके से मुझे देश के लिए कुछ करना है। और वो 5 घंटे की जर्नी थी और हर पल शायद मेरा वो लास्ट स्टेप था। मैं कितनी बार नीचे गिर पड़ा, पूरी बॉडी में कट लग गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद वो देशवासियों की दुआएं थी या गॉड की ब्लेसिंग थी या भारत माता का आशीर्वाद था कि मैं बेस तक पहुंचा केवल अपनी इच्छा शक्ति के सहारे। और उसके बाद मुझे 2-3 दिन तक कुछ नहीं पता, मेरे मल्टीपल ऑपरेशंस हुए और मैं बहुत बुरी तरीके से था। जब मुझे वापस भेजा जा रहा था तो हॉस्पिटल से मैं अपनी वाइफ को कैसे बताता कि मेरे गोलियां लगी हैं, मैं इतनी बुरी तरह जख्मी हूँ। तो मैंने फ़ोन करके बोला कि मैंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है तो मुझे कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए भेजा गया है। बट शायद ये लोग समझ गए कि फौज में ऐसा नहीं होता कि आपको आराम करने के लिए भेजा जा रहा है, एक अटैक के बाद दूसरा अटैक होता है। और जब मैं श्रीनगर से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट लाया गया था जिसकी सीट निकाल दी गई थी, सब स्ट्रेचर्स थे उसमें, तो मैंने इंसिस्ट किया कि मैं एक पेशेंट की ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगा, मैं यूनिफॉर्म पहन के वापस जाऊंगा। तो मेरी यूनिफॉर्म पूरी यहाँ से काटी गई, क्योंकि पूरा प्लास्टर था, वो था, बट बाकी पूरा यूनिफॉर्म पहना
अच्छा। और मैं उस यूनिफॉर्म में पहुंचा। मतलब उस टाइम भी आपको जज्बा था कि आपने यूनिफॉर्म डाल Yes. के सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुनकर कि मतलब कितना जज्बा आ जाता है, और मतलब हमें कितनी हिम्मत मिलती है जब हम आपसे मिलते हैं। घर पहुंचे, वाइफ से मिले, वो कैसा टाइम था? तो सबसे बड़ी चीज ये था कि मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, सब लोग वहाँ पे थे और उन्हें मुझ पे पूरा विश्वास था कि आएगा और जीत के आएगा, जीत राइट। के उन्होंने आएगा। एक पल के लिए भी दे हैव नॉट गिवन अप कि क्या उनका होगा। जो विश्वास था वो विश्वास आपको था। वापस लेके आया। शिखा ने थर्सडे का फास्ट शुरू किया और बोला था कि अगर मेरे हस्बैंड वापस आएगा तो पूरी जिंदगी फास्ट रखूंगी। वो आज भी वो फास्ट रख रही है। चलिए शिखा से मिलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। शिखा सक्सेना कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी की धर्मपत्नी, अपने आप में ही संपूर्ण नारी। आइए जानते हैं शिखा, 1 महीना हुआ था आपकी शादी को और करगिल युद्ध शुरू हो गया। जब करगिल का वो युद्ध वीरता के साथ अखिलेश जी जीत कर घर आए, वो टाइम कैसा था आपकी ज़िंदगी का? जब कोई शादी करता है तो उसे लगता है कि एक स्टेबल लाइफ होगी, बहुत सारे सपने बुनते हो आप भी आर्मी बैकग्राउंड से थी? नहीं, मेरे दोनों पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे। अच्छा। तो हम सिविल बैकग्राउंड से थे। अच्छा, तो आर्मी के बारे में पता था आपको? बिल्कुल नहीं। बस मैं चाहती थी कि एक आर्मी अफसर से शादी करना चाहती थी जी। क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म का चार्म है और वो जो जितना रिस्पेक्ट मैंने उन लोगों का देखा था, मुझे लगता था अपनी ज़िंदगी अगर मैं ऐसे इंसान के साथ साझा करूं जो जिसका सम्मान मैं कर पाऊं, जिसका सम्मान पूरा देश करता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। तो मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, अच्छा, मतलब वो नहीं चाहते थे कि आर्मी में शादी करें। तो आपकी लव मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज नहीं थी। अच्छा, तो फिर कैसे हुआ ये कि आपने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ये शादी की? खिलाफ नहीं कहूँगी, मेरा मतलब उनको मन नहीं था कि आर्मी उनका में मन नहीं था कि आर्मी में शादी होनी चाहिए, लेकिन मेरा डिसीजन था कि मुझे आर्मी में शादी करनी है। अच्छा, ओके। तो खिलाफ नहीं था। अच्छा, लेकिन अच्छा, हाँ, वो मेरे मन के मुताबिक वो चले। तो आपके कितने बच्चे हैं शिखा जी? मेरे 2 बच्चे हैं। कितने साल के हैं? मेरी बेटी है जो अब MBBS कर रही है ओह वाह, मौलाना आज़ाद से, और मेरा बेटा है जो अब इंजीनियरिंग कर रहा है IIT दिल्ली से। बड़ी सारी बातें ऐसी होती है कि एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है, हमेशा पूछा जाता है, पापा फौज में हैं तो बच्चों को भी फौज में जाना चाहिए। फौज में ही जाना चाहते हैं वो दोनों जी। लेकिन मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का भी यही मत था कि अब जो फौज का जो वो है वो स्किल बेस्ड है। यस। अब ऐसा नहीं है कि लड़ाई आमने सामने की होगी, अब लड़ाई टेक्निकल हो सकती है, स्किल बेस्ड हो सकती है। अब लड़ाई का रुख अलग होगा। अगर हमें वाकई देश की सेवा करनी है तो उसी वातावरण में करना है, उसी ही इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके करना है। तो ये दोनों ही बच्चे मेरे फौज में ही जाना चाहते हैं। तो एक बेटी डॉक्टर बन रही है और वो फौज ही ज्वाइन करेगी, शायद 2 साल बाद वो फौज में ही होगी। अरे वाह। और मेरा बेटा भी फौज भी ज्वाइन करेगा, लेकिन वो देशभक्ति किसी भी हालत में हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक फौजी बन के ही देश की सेवा की जाए, एक डॉक्टर बनकर, एक इंजीनियर बनकर भी तो देश की सेवा की जाती है। मैंने सुना है आप किताबें लिखती हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई आपने किताब भी लिखी है अभी? हाँ। वो बताइए हमें, कौन सी किताब है? ये नेशन फर्स्ट है। अच्छा, इस किताब में ऐसा क्या खास है? इस किताब में वो जज्बा जो एक फौजी या उस फौजी का परिवार जो जिस जज्बे के साथ देश को समर्पित हो जाता है, ये वो जज्बा है। इसलिए इस बुक का नाम ही मैंने नेशन फर्स्ट रखा, क्योंकि एक फौजी ही नहीं, उसके परिवार का हर सदस्य उसी शिद्दत के साथ अपने देश को समर्पित है। वो लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं, हम अपने जो पीछे का ग्राउंड होता है उस इमोशन से लड़ते हैं और उसको पकड़ के रखते हैं। आप समझ सकते हो, जब लोग हथियार के साथ होते हैं जी, और उनकी मनोदशा अगर डोल जाए जी, तो कितना अनर्थ हो सकता है। जी बिल्कुल। उस मनोदशा को बांध के रखती है एक पत्नी, जी बिल्कुल। उसके बच्चे, कि वो सिर्फ आगे देखे, दुश्मन को देखे और पीछे की ना सोचे कि मेरे परिवार के साथ क्या बीत रहा है।
ये मनोदशा को पकड़ के रखना और उसे आगे ही बढ़ावा देना सिर्फ फौजी का परिवार करता है। फौजी का परिवार करता है। फौजी देश के लिए कुर्बान होता है तो पत्नी और परिवार घर की सुरक्षा करता है। फौजी को बताता है कि आप जाइए, देश के लिए लड़िए, हम आपका परिवार, आपका घर उतना ही संभाल के, उतना ही इज्जत से संभाल के रखेंगे। तो शिखा जी की ये बातें बहुत ही मैसेज दे रही हैं सोसाइटी के लिए। और ये जो किताब इन्होंने लिखी है नेशन फर्स्ट, तो इसका एक जीता जाता जागता उदाहरण है कि नेशन जो है फर्स्ट होना चाहिए हर नागरिक के लिए, हर इंसान के लिए। तो आज हमने इनसे बहुत सारी बातें की, इनके बारे में जाना, इनके बच्चों के बारे में जाना। आप भी जानिए, ये स्टोरी देखिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हर एक को इनको जय हिंद लिखना कभी नहीं भूलिएगा। सर, करगिल का युद्ध आपने लड़ा, 3 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आपने अपने हाथ भी खो दिया, जज्बा वैसे का वैसा है। आज भी देश के लिए मर मिटने को आपका दिल करता है। देश के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, मैं आर्मी की तरफ से अपने देश वालों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। हर आदमी ये सोचता है ये जो फ्रीडम हमें मिला है ये उस हवा की तरह जिसे हम ग्रांटेड लेते हैं और अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन ये फ्रीडम फ्री नहीं है। जिस तरह से हमने इस हवा की, इस ऑक्सीजन की कीमत कोविड में जानी थी, उसी तरीके से हम अपनी आज़ादी की कीमत तभी जानते हैं जब दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, इस फ्रीडम को बनाए रखने के लिए, इस आज़ादी की कीमत वो हजारों लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया, या जो आज भी सारी जंग में जो लड़े दुश्मन के सामने, और आज भी सियाचिन और लेह लद्दाख में बैठ के आज भी वो अपने प्राणों को दांव पे लगा रहे हैं। सो कोई भी देश हमारी तरफ गलत निगाहों से ना देख सके और हम इस देश की इंटीग्रिटी बनाए रख सके। मैसेज केवल यही है कि आप ऐसे, फौज को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट आप ऐसे सिटीजन बनिए कि फौज को आपके लिए गर्व हो, और जब इवन हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो हम आगे जाएं, क्योंकि हमें पता हो कि ऐसे देशवासी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। हम हमेशा जब भी ये तिरंगा देते हैं, ऑनर करते हैं आपका, आज ये तिरंगा आपको दिया गया, तो सर इस तिरंगे की शान में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो मुझे लगता है ये तिरंगा तो हमारे लिए वो इंस्पिरेशन था, जो प्रेरणा थी, जिसके लिए हमने सब कुछ दांव पे। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि जब आपके इतना बुरी तरह जख्मी थे और जिस समय आपके लोग, एक पिन लगने पे प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी गोलियां लगी हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे थे, तो वो ये तिरंगा था, क्योंकि हमारी आंखों में वही सपना था कि ये तिरंगा इस पीक पे लहराएगा। तो दिस इज वन जिसने हम सबको हमेशा इंस्पायर किया और करता रहेगा हमेशा। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।